मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सुपरिचित सशक्त कवि राकेश ओझा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है आभार। माफ करना मेरे भाई, अपने जूते की गड़ती कील को ठुकवाना मेरे लिए मतदान से ज्यादा जरूरी हो गया है। तुम तो चुनाव में खड़े हो जाते हो, मेरा सड़क पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है। माफ करना मेरे भाई, अपने जूते की गड़ती कील को ठुकवाना मेरे लिए मतदान से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। तुम तो चुनाव में खड़े हो जाते हो, मेरा सड़क पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है। कितनी सच है तुम्हारी बात कि हम एक कौम हैं, हर सहूलियत के बराबर हकदार हैं, एक ही मकान के अंदर किराएदार हैं। फर्क यही है कि तुम छत पर रहते हो और मैं जमीन पर। कितनी सच है तुम्हारी बात कि हम एक कौम हैं, हर सहूलियत के बराबर हकदार हैं, एक ही मकान के अंदर किराएदार हैं। फर्क यही है कि तुम छत पर रहते हो और मैं जमीन पर। तुम्हारी छत मजबूत है क्योंकि उसके खंभे हमारे अस्तित्व की छाती पर खड़े हैं। तुम जब चाहते हो हमारे कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते हो। तुम्हारी छत मजबूत है क्योंकि उनके खंभे हमारे अस्तित्व की छाती पर खड़े हैं। तुम जब चाहते हो हमारे कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ जाते हो। हम टकटकी लगाए ऊपर देखते हैं और तुम नीचे थूकते हो मजबूरन। तुम्हारे पैरों के नीचे की फर्श हमारे सिर आंखों पर रहती है। तुम्हारे पैरों के नीचे की फर्श हमारे सिर आंखों पर रहती है। रोशनी न सही, तुम कहते हो घाम और वर्षा तो रोती है। तुम्हारे पैरों के नीचे की फर्श हमारे सिर और आंखों पर रहती है। रोशनी न सही, तुम कहते हो घाम और वर्षा तो रुकती है। सच, बड़ा आभारी हूं, तुम्हारी ही छाया में जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं, सांस तोड़ रहा हूं। तुम्हारी ही छाया में जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं, सांस तोड़ रहा हूं। मगर माफ करना मेरे भाई, अपने जूते की गड़ती कील को ठुकवाना मेरे लिए मतदान से ज्यादा जरूरी हो गया है। तुम तो चुनाव में खड़े हो जाते हो, मेरा सड़क पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है। मेरा सड़क पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है। और अब सुनिए राकेश ओझा की एक और कविता। शीर्षक है कंधे और मेज। हमारे कंधे जिम्मेदार और बोझिल हो गए हैं क्योंकि हम देश के भविष्य को उस पर बैठाकर घुमा रहे हैं। हमारे कंधे जिम्मेदार और बोझिल हो गए हैं क्योंकि हम देश के भविष्य को उस पर बैठाकर घुमा रहे हैं। एक कुंठा और असंतुष्टि से हम बराबर संत्रस्त हैं और उसकी रचनात्मक परिणति के नाम पर चीनी के चम्मच कॉफी के प्यारों में हिला रहे हैं। हमारे कंधे जिम्मेदार और बोझिल हो गए हैं क्योंकि हम देश के भविष्य को उस पर बैठाकर घुमा रहे हैं। सारी दुनिया की क्राइसिस हमारी कुर्सियों से जुड़ गई है। सारी दुनिया की क्राइसिस हमारी कुर्सियों से जुड़ गई है, जो कुर्सी खिसकाकर उठते ही वहीं दफन हो जाती है। सारे भ्रष्टाचार और मिथ्याचार हमारे प्यालों में घुल गए हैं। सारे भ्रष्टाचार और मिथ्याचार हमारे प्यालों में घुल गए हैं, जिन्हें हम चुस्की लेकर पी रहे हैं। और प्यालों में
फिर शून्य भर रहे हैं, जिन्हें हम चुस्की लेकर पी रहे हैं और प्यालों में फिर शून्य भर रहे हैं। गांधी, मार्क्स और लेनिन नमक की शीशियां बनकर मेज पर इधर से उधर घूम रहे हैं, लटके पटके जा रहे हैं। शायद पूरी पीढ़ी का स्वाद फीका हो गया है। गांधी, मार्क्स और लेनिन नमक की शीशियां बनकर मेज पर इधर से उधर घूम रहे हैं, लटके पटके जा रहे हैं। शायद पूरी पीढ़ी का स्वाद फीका हो गया है। क्रांति हमारे बीच में है, हमारी मुट्ठियों और कहकाहों में बंद। क्रांति हमारे बीच में है, हमारी मुट्ठियों और कहकाहों में बंद। मेजों पर मुट्ठियों की चोट और दीवारों से कहकाहों की प्रतिध्वनि क्रांति के ही हो संकेत हैं। क्रांति हमारे बीच में है, हमारी मुट्ठियों और कहकाहों में बंद। मेजों पे मुट्ठियों की चोट और दीवारों से कहकाहों की प्रतिध्वनि क्रांति के ही संकेत हैं। सच बड़ी जिम्मेदार और बोझिल हो गई है, हमारे कंधों की तरह ही कॉफी हाउस की ये मेज। सच बड़ी जिम्मेदार और बोझिल हो गई है, हमारे कंधों की तरह ही कॉफी हाउस की यह मेज, जिस पर गांधी, मार्क्स और लेनिन रो रहे हैं और मुट्ठियों में बंद क्रांति बराबर थपकी दे रही है। जिस पर गांधी, मार्क्स और लेनिन रो रहे हैं और मुट्ठियों में बंद क्रांति बराबर थपकी दे रही है। हमारे कंधे जिम्मेदार और बोझिल हो गए हैं, क्योंकि हम देश के भविष्य को उस पर बैठाकर घुमा रहे हैं। एक कुंठा और असंतुष्टि से हम बराबर संत्रस्त हैं और उसकी रचनात्मक परिणति के नाम पर चीनी के चम्मच कॉफी के प्यालों में हिला रहे हैं और मुट्ठियों में बंद क्रांति बराबर इस पर थपकी दे रही है। और अब सुनिए राकेश ओझा की अगली कविता। शीर्षक है दुश्मन। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई है कि इधर कुछ दिनों से हर दो हाथ पैर वाला जीव अपने को आदमी समझने लगा है। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई है कि इधर कुछ दिनों से हर दो हाथ पैर वाला जीव अपने को आदमी समझने लगा है। सच है कि तुम्हारा जिंदा रहना भी जरूरी है, अपने लिए या कम से कम मेरे लिए। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई है कि इधर कुछ दिनों से हर दो हाथ पैर वाला जीव अपने को आदमी समझने लगा है। सच है कि तुम्हारा जिंदा रहना भी जरूरी है, अपने लिए या कम से कम मेरे लिए। लेकिन एक भीड़ के अनाम हिस्से का भीड़ से पृथक व्यक्तित्व भी हो सकता है। लेकिन एक भीड़ के अनाम हिस्से का भीड़ से पृथक व्यक्तित्व भी हो सकता है। फिर अपने अस्तित्व से खिलवाड़ करने वाली ये बेहुदा हरकतें क्यों? दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई है कि इधर कुछ दिनों से हर दो हाथ पैर वाला जीव अपने को आदमी समझने लगा है। तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारे पुरखों तक को जानता हूं। सब बेचारे अपनी उम्र की गाड़ी चुपचाप ढोकर इसी देहरी पर दम तोड़ते रहे हैं। तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हारे पुरखों तक को जानता हूं। सब बेचारे अपनी उम्र की गाड़ी चुपचाप ढोकर इसी देहरी पर दम तोड़ते रहे हैं। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली ठंडे खून में मिलावट कैसे हो गई? कब घुस गई बगावत की गर्मी तुम्हारे गंदे खून में? फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले ठंडे खून में मिलावट कैसे हो गई? कब घुस गई बगावत की गर्मी तुम्हारे गंदे खून में?
जरूर कोई मिलावटखोर है, जरूर कोई मिलावटखोर है इस सब के पीछे जो इन्हें भड़का रहा है। जरूर कोई मिलावटखोर है इन सब के पीछे जो इन्हें बराबर भड़का रहा है। अधिकारों की बात सिखलाकर व्यवस्था और सुरक्षा के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। जरूर कोई मिलावटखोर है इन सब के पीछे जो इन्हें भड़का रहा है। अधिकारों की बात सिखलाकर व्यवस्था और सुरक्षा के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। एक साथ इतने जुर्मों का खतरनाक अपराधी अब नहीं बच सकता। एक साथ इतने जुर्मों का खतरनाक अपराधी अब नहीं बच सकता। वही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, वही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। दरअसल सारी मुसीबत की शुरुआत यहीं से हुई है कि इधर कुछ दिनों से हर 2 हाथ पैर वाला जीव अपने को आदमी समझने लगा है, अपने को आदमी समझने लगा है। राकेश ओझा की अगली कविता शीर्षक है तमाशा। कितने दयनीय हो गए हैं हम कि हमारी सारी संवेदनाएं एक निर्जीव बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमती है। कितने दयनीय हो गए हैं हम कि हमारी सारी संवेदनाएं एक निर्जीव बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमती है और उस अर्धवृत्त के बाहर हो रहे रक्तपात को एक बेजुबान तमाशाई की तरह हम देखते जाते हैं चुपचाप। कितने दयनीय हो गए हैं हम कि हमारी सारी संवेदनाएं एक निर्जीव बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमती है और उस अर्धवृत्त के बाहर हो रहे रक्तपात को एक बेजुबान तमाशाई की तरह हम देखते जाते हैं चुपचाप। अपनी सारी क्षमता और उपलब्धि को एक चीकट कपड़े में बांधकर बेतहाशा भागते हुए हम लोग परछाई के पैरों पर गिर पड़ते हैं। अपनी सारी क्षमता और उपलब्धि को एक चीकट कपड़े में बांधकर बेतहाशा भागते हुए हम लोग परछाइयों के पैरों पर गिर पड़ते हैं, भूखों मरने लगते हैं उनकी सहानुभूति के लिए जो एक अरसे से हमें छल रहे हैं और कुर्सियों के व्यक्तिगत खेल में हमें लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने दयनीय हो गए हैं हम कि हमारी सारी संवेदनाएं एक निर्जीव बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमती है और उस अर्धवृत्त के बाहर हो रहे रक्तपात को एक बेजुबान तमाशाई की तरह हम देखते जाते ही चुपचाप। अपनी सारी क्षमता और उपलब्धि को एक चीकट कपड़े में बांधकर बेतहाशा भागते हुए हम लोग परछाइयों के पैरों पर गिर पड़ते हैं, भूखों मरने लगते हैं उनकी सहानुभूति के लिए जो एक अरसे से हमें छल रहे हैं और कुर्सियों के व्यक्तिगत खेल में हमें लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कुर्सियों के व्यक्तिगत खेल में हमें लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी देह पर बैठे हुए लोग आपस में जुआ खेल रहे हैं, हमारी देह पर बैठे हुए लोग आपस में जुआ खेल रहे हैं और हार जीत से निरपेक्ष अपना मन बहला रहे हैं। हमारी देह पर बैठे हुए लोग आपस में जुआ खेल रहे हैं और हार जीत से निरपेक्ष अपना मन बहला रहे हैं। लेकिन हारने वाला आदमी हर बार हमारे ही बीच का होता है, लेकिन हारने वाला आदमी हर बार हमारे ही बीच का होता है और बिना किसी जल्द से जुलूस के अपनी हार का ऐलान करते हुए अपना दम तोड़ देता है। लेकिन हारने वाला आदमी हर बार हमारे ही बीच का होता है और बिना किसी जल्द से जुलूस के अपनी हार का ऐलान करते हुए अपना दम तोड़ देता है। हमारे अंदर दहशत की एक ताजी परत जमती है, हमारे अंदर दहशत की एक ताजी परत जमती है
हम फिर बेतहाशा भागने लगते हैं और हांफते हांफते पहुंच जाते हैं अपने निर्जीव बिंदुओं तक। हमारे अंदर दहशत की एक ताज़ी परत जमती है, हम फिर बेतहाशा भागने लगते हैं और हांफते हांफते पहुंच जाते हैं अपने निर्जीव बिंदुओं तक। ढक लेते हैं पूरे बिंदु को अपनी नंगी पीठ से, अपने सीलबंद दिमाग से, और ढक लेते हैं पूरे बिंदु को अपनी नंगी पीठ से, अपने सीलबंद दिमाग से। फिर सहमे हुए से प्रतीक्षा करते हैं अपने बिंदु से अलग किसी धुंधल के रक्तपात की। अपने सीलबंद दिमाग से फिर सहमे हुए से प्रतीक्षा करते हैं अपने बिंदु से अलग किसी धुंधल के रक्तपात की, और तमाशाई बनने की अपनी चिर अभिनीत भूमिका के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, और तमाशाई बनने की अपनी चिर अभिनीत भूमिका के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। कितने दयनीय हो गए हैं हम कि हमारी सारी संवेदनाएं एक निर्जीव बिंदु के इर्द गिर्द ही घूमती है, और उस अर्धवृत्त के बाहर हो रहे रक्तपात को एक बेजुबान तमाशाई की तरह हम देखते जाते हैं, चुपचाप देखते जाते हैं, चुपचाप।